स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नप्लेक्स पर। हम लोग UPTET की तैयारी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या हम कह सकते हैं कि एकेडमिक परीक्षाएं भी जो भी हैं, जैसे आपका 9-10 का हो गया बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का, तो ये जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, और UPTET की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 5-6 भाग अब तक पढ़ लिए हैं, जिसमें वर्ण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जितने भी टॉपिक थे, वो हमारे आपके अभी तक क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे संधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि तो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो चाहे वो हिंदी में पूछा जाए और चाहे वो संस्कृत में पूछा जाए, तो संधि तो हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे संधि। तो आइए संधि पढ़ते हैं हम लोग। तो संधि, तो सबसे पहले संधि कहते किसे हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा की जब बात आती है तो वहाँ पे हम एक छोटी सी बहुत ही साधारण सी परिभाषा कह सकते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी सी आसान सी साधारण सी परिभाषा है। दो वर्णों के मेल को, ठीक है, दो वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मिलना या जुड़ना, मेल या योग, मेल या जोड़। ठीक है, संधि का मतलब ही होता है कि मेल या जोड़। तो जब दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों को मिलाया जाता है, तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। अब संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के 3 भेद हैं, या संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, या फिर कह सकते हैं और विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि की एक और परिभाषा हम बड़े तरीके से भी बोल सकते हैं। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, तो इसकी एक हम बड़ी परिभाषा भी कह सकते हैं कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलता है तो इसे संधि कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि वहाँ पे मिलना है वर्णों को। ठीक है, मिलना किसको है? दो वर्णों को। तो दो वर्णों को ही मिलना है, तो इसलिए छोटी सी परिभाषा भी हो जाती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो संधि का सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला जो भेद है आपका, वो है स्वर संधि। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हम स्वरों को अच कहते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। ठीक है, स्वरों को अच कहा जाता है, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है।
इसका सूत्र होता है अकह। इसका सूत्र देखिए, कभी कभी आप लोगों से सूत्र भी पूछ सकता है कि स्वर संधि का सूत्र व्यंजन संधि में होते हैं। मैंने संधि के भेद जब आएंगे तो वहाँ पे सूत्र होंगे, अभी यहाँ पे नहीं होंगे। तो स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। ठीक, तो अच संधि भी इसको कहा जाता है, स्वर संधि को। अब स्वर संधि की परिभाषा की बात आती है, तो स्वर से स्पष्ट है, इसके नाम से ही जो है स्पष्ट होता है कि इसमें स्वर मिलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ स्वर मिलते हैं। कैसे बनती है स्वर संधि? जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर द्वितीय शब्द के आदि स्वर से, आदि का मतलब पहला, आदि स्वर, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि की परिभाषा आपकी क्या बन जाती है? जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर द्वितीय शब्द के आदि स्वर यानी पहले स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए ले लेते हैं दो ठो शब्द, विद्याधन आलयः। तो हमने परिभाषा में पढ़ा, जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, यहाँ पे प्रथम शब्द क्या है? विद्या है, और विद्या में पहले शब्द का अंतिम स्वर, तो विद्या का जो अंतिम है, अंत में है, स्वर कौन सा लगा है? तो ये स्वर दीर्घ आ लगा हुआ है। तो जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर द्वितीय शब्द के आदि स्वर से यानी कि पहले स्वर से, द्वितीय शब्द क्या है आपका? आलयः, और इसका पहला स्वर क्या है जो शुरुआत में स्वर लगा है? क्या है? आ है, दीर्घ आ से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। माने ये दोनों स्वर जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे जो संधि बनेगी वो कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। कहने का मतलब स्वर संधि में स्वर मिलते हैं, केवल स्वर संधि में सिर्फ स्वर मिलते हैं। पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिल जाता है तो इसी को स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे ये मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? विद्यालयः। कहने का मतलब यहाँ का एक आ और यहाँ का एक आ दोनों मिलके सिर्फ एक आ बन गए, और यहाँ पे देखिए ये वाला आ खत्म हो गया, यहीं का बड़ा आ रह गया, ये वाला इसका लोप हो गया। क्या हो गया? विद्यालयः हो गया। ठीक है, तो स्वर संधि में सिर्फ स्वर मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिल जाता है। तो इस प्रकार जो संधि बनती है उसे हम कैसी संधि कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में सिर्फ स्वर आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के कुल हम आप अभी 5 भेद पढ़ेंगे। इसी में अभी आगे पूर्व रूप पर रूप भी हम लोग पढ़ेंगे, तो कुल मिला 6-7 भेद इसमें हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से तो 5 ही होते हैं, लेकिन इसी में पूर्व रूप पर रूप ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं स्वर संधि के भेद पे। तो स्वर संधि के भेद में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी संधियां? इसमें हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि,
पूर्व रूप संधि और इसी में एक और संधि हम छोटी सी पढ़ेंगे, पर रूप संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, इतने भेद इसमें हम स्वर संधि के पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बृहद है, बड़ा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उसके इतने भेद पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके भी 5-6 भेद पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे और उसके भी भेद पढ़ेंगे। तो और बहुत ही महत्वपूर्ण चूंकि टॉपिक है आपका, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो स्वर संधि हमने पढ़ लिया, जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिल जाता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि में हमने आपको परिभाषा बताई, जैसे कि विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। कहने का मतलब कि स्वर संधि में सिर्फ स्वर आपस में मिलते हैं, सिर्फ स्वरों का मेल होता है, पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिल जाता है संधि के नियमानुसार। तो आइए देखते हैं, इसमें हम आप लोग पहली संधि से शुरुआत करते हैं। तो इसके भेद हमने देख लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब सबसे पहले भेद की बात करते हैं, जो है आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि पे चलते हैं सीधे। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे कि दीर्घ संधि है कि गुण संधि है। तो सबसे पहला जो आपका भेद यहाँ पे आता है वो आता है दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। ये क्या है, ये गुण संधि का सूत्र है। ठीक, सॉरी, दीर्घ संधि का सूत्र है। तो दीर्घ संधि और उसका सूत्र क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घः। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के बाद फिर हम इसके सूत्र से समझेंगे। आइए सूत्र से ही समझ लेते हैं। तो सूत्र का मतलब, सूत्र में जो है अक है आपका प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में आपके 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ री और लरी। अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्णे माने समान वर्ण के आने पर, माने इनके बाद अगर यही वर्ण आते हैं तो, ठीक है, तो अक प्रत्याहार के वर्ण समान वर्ण के आने पर, सवर्णे का मतलब समान वर्ण के आने पर, दीर्घ माने दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़े वाले हो जाते हैं। जैसे आ के बाद आपका फिर से आ जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ई के बाद फिर से ई आ जाए, बड़ी ई। ऊ के बाद फिर से ऊ आ जाए, बड़ा ऊ। री के बाद फिर से री आ जाए तो बड़ा री। लरी तो सिर्फ ह्रस्व होता है, इसका तो दीर्घ होता ही नहीं है, तो इसलिए इससे मतलब यहाँ पे रह नहीं जाता है, तो लिरी को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि लिरी का दीर्घ होता ही नहीं है, और दीर्घ संधि नाम से ही स्पष्ट है कि दीर्घ होना चाहिए, तो लिरी यहाँ पे आपका छूट जाएगा। लिरी से कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब किससे रह जाता है, आ ई ऊ री। तो इसकी परिभाषा बन जाती है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ समझ रहे हैं ना, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, पुनः से ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आते हैं तो इनके स्थान पर इनका दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब दोनों मिलकर, दोनों के स्थान पर इन्हीं का
दीर्घ हो जाता है। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए इसकी। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री आते हैं तो इनके स्थान पर इनका दीर्घ हो जाता है। यह मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। जैसे किसी शब्द के अंत में आ आया और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, बड़ा आ, माने दीर्घ आ। ठीक है, चाहे किधर भी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उससे मतलब नहीं है। दोनों दीर्घ होंगे तब भी दीर्घ ही होगा, दोनों ह्रस्व होंगे तब भी दीर्घ होगा, एक ह्रस्व एक दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ होगा। जैसे यहाँ पे आपका ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ ई। ठीक है, यहाँ पे आपका बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ गया तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। यहाँ पे आपका री के बाद री आया तो क्या होगा, दीर्घ री। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर दोनों समान वर्ण हैं, अ ही हैं दोनों में, तो दोनों मिलके दीर्घ आ हो जाएंगे। अगर दोनों शब्दों में ई है, एक शब्द के अंत में और दूसरे शब्द की शुरुआत में ई है तो वो दीर्घ ई हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊ है तो वो दीर्घ ऊ हो जाएगा और री है तो वो दीर्घ री हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं अब। इसी प्रकार से ये जो इसका सूत्र है, सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सूत्र भी हम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका सूत्र है अकः वर्णे दीर्घः, माने प्रत्याहार के वर्ण, री को छोड़ देंगे, अपने समान वर्ण के आने पर क्रमशः दीर्घ हो जाती हैं। ठीक है, ये आएंगे दोनों तो ये हो जाएगा, ये रहेगा तो ये रहेगा तो ये। ठीक है, तो अक प्रत्याहार के वर्ण समान वर्ण के आने पर दीर्घ हो जाते हैं। बस वर्ण समान होना चाहिए, ये नहीं कि आ आया फिर ई आ गई, दूसरे में आ आया ऊ आ गया, माने पहले के अंत में आ है तो दूसरे की शुरुआत में भी आ होना चाहिए। पहले के अंत में ई है तो दूसरे की शुरुआत में भी ई होनी चाहिए। ह्रस्व हो या दीर्घ वो चल जाएगा। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ से मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार पहले शब्द के अंत में ऊ है तो दूसरे शब्द की शुरुआत में भी ऊ होना चाहिए। पहले शब्द के अंत में री है तो दूसरे शब्द की शुरुआत में भी री होना चाहिए, तभी दीर्घ संधि लागू होगी, अन्यथा नहीं लागू होगी। तो परिभाषा भी हमने इसकी देख ली। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे आ के बाद आया तो बड़ा आ के बाद ई आई तो बड़ी ई, आ के बाद ऊ के बाद ऊ आया तो ई के बाद ई आई तो बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ आया तो बड़ा ऊ, री के बाद री आया तो बड़ा री हो जाता है। समान शब्द आने चाहिए, बस आ के बाद आ आना चाहिए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ई के बाद ई आनी चाहिए, ऊ के बाद ऊ और री के बाद री आना चाहिए, तभी दीर्घ संधि लागू होती है। ठीक है, तो चलिए आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं और कैसे संधि उसमें हुई है ये भी देख लेते हैं। देवधन आलयः क्या होगा, देवधन आलयः बराबर होता है देवालयः। कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आ है, यहाँ भी आ है और दोनों मिलके यहाँ पे बड़ा आ हो गया है, माने दीर्घ आ हुआ है। ठीक है, तो दीर्घ संधि की पहचान ही यही है। अगर हमको शब्दों को पहचानना हो तो हम देखेंगे कि किस शब्द में दीर्घ आ हुआ है, किस शब्द में दीर्घ ई है, किस शब्द में दीर्घ ऊ है और किस शब्द में दीर्घ री है। तो उसी से हम आप पहचान जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। ठीक है, असली पता तो तब चलेगा जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे और जो हमारे दोनों शब्द मिलेंगे वो सार्थक शब्द होंगे, तभी हमें मने कन्फर्म हो जाएगा, तब हमको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे दीर्घ संधि ही होगी। बाकी ऐसे सामान्य तरीके से पहचान की बात की जाए तो वहाँ पे हमको ये देखना है कि बड़ा मने दीर्घ आ हुआ है, दीर्घ ई हुई है, दीर्घ ऊ हुआ है, दीर्घ री हुआ है, तभी वहाँ पे दीर्घ संधि हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो देखिए कैसे जुड़ा। यहाँ पे पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर था, तो ह्रस्व आ था। दूसरे शब्द की शुरुआत में कौन सा स्वर था, तो दीर्घ आ था। हमने बताया कि दोनों मिल के सिर्फ दीर्घ हो जाते हैं, सिर्फ ये बचेगा, माने ये वाला ख़त्म। ठीक है, सिर्फ ये बचा। तो यहाँ का जब स्वर खत्म हो गया तो ये स्वर यहाँ जुड़ गया, देवा हो गया लयः।
दोनों मिलके देवालय हो गया। ठीक है, देख लीजिए कैसे हुआ है। तो देव से जब आ निकाल लिए ये, और यहाँ से भी आ निकाल लिए, तो ये बचा लया। ठीक है, ये अब इनको दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, धन लया। अब यहाँ पे स्वर नहीं था तो बड़ा आ यहाँ जोड़ दिए तो ये देवा हो गया, और लया भी इसी में जोड़ दिए तो क्या बन गया, देवालय बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से और हम लोग देखते हैं। जैसे यह है गिरीशः। देखिए अब जैसे हमको गिरीशः दिया गया है तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है, कैसे उसको हम तोड़ेंगे, कैसे उसका हम विच्छेद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिरीशः लिखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं बड़ा आ माने दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम गिरीशः में देखते हैं तो रा में दीर्घ ई की मात्रा है, दीर्घ ई हुआ है ना। तो यहीं से हमारा ये टूटेगा, ये हमको पता चल जाता है। और टूटेगा किस में, दो ई में टूटेगा। ठीक है, अगर दीर्घ ई हुआ है तो वो दो ई में टूटेगा। अब कौन सी ह्रस्व होगी, किस तरफ की दीर्घ होगी, या दोनों दीर्घ होंगी या दोनों ह्रस्व होंगी, उसका पता तोड़ने के बाद चलेगा। तो यहीं से इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ से ई की मात्रा हम बाहर निकाल लिए तो ये क्या हो गया, गिर। यहाँ से क्या निकाल लिए, ई, ये क्या बचा, शाह। अब इसी ई को हम दो भागों में तोड़ देंगे तो ये एक छोटी ई में और एक छोटी ई में तोड़ दिए, माने दोनों ह्रस्व ई में पहले हम तोड़ देंगे इसको। ठीक है, बड़ी ई को, जो दीर्घ ई थी आपकी, उसको हमने दो ह्रस्व ई में तोड़ दिया। एक ई यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गिरी। तो गिरी शब्द होता है सही कि गिरी होता है, तो इसके लिए तो हमको शब्द ज्ञान होना चाहिए कि गिरी होता है कि गिरी होता है। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, गिरी होता है। तो यहाँ तो आपकी ह्रस्व ई ही जुड़ जाएगी। यहाँ ईशः होता है कि ईशः होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ईशः कोई शब्द नहीं है, क्या होता है, ईशः होता है। तो माने यहाँ पे कौन सी होगी, दीर्घ ई होगी। तो ये हमारे शब्द ज्ञान पर निर्भर करता है कि गिरी होगा कि गिरी होगा, ईशः होगा कि ईशः होगा। तो इसके लिए हमें शब्द ज्ञान होना चाहिए। शब्द ज्ञान होगा तभी हम जान पाएंगे, तभी हम तोड़ पाएंगे। इसी तरह से महींद्रः, महिषः, गिरीशः, क्षितीशः, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसके उदाहरण बन जाते हैं। अब आगे उदाहरण हम देखते हैं, एक ऊ का भी देख लेते हैं। अब इसमें हम संधि करते हैं। देखिए भानुधन उदयः। देखिए दोनों छोटे ऊ हैं, माने दोनों ह्रस्व ऊ हैं, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ ह्रस्व ऊ लगा है वहीं पे दीर्घ ऊ हो जाएगा, भानुदयः, है ना। यहाँ से ऊ निकाले, यहाँ से भी ऊ निकाले, दोनों ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ एक ठो हो गया, माने दीर्घ ऊ हो गया। तो यहीं को दीर्घ कर दिए, भानु कर दिए, ये ऊ खत्म हो गया। ठीक है, तो हो गया आपका भानुदयः। इसी तरह से पितृधन ऋणः। यहाँ पे री की मात्रा है और यहाँ पे री की मात्रा है, दोनों री की मात्रा जुड़ेगी तो दीर्घ री हो जाएगी, तो यहीं पे दीर्घ कर देंगे। जो ता में री की मात्रा जुड़ी है उसी को हम दीर्घ री कर देंगे। ठीक है, जो ह्रस्व ई है उसमें एक बार ये घूमा है और जो दीर्घ ई उसमें दो बार घूम जाता है। तो यहाँ पे री धन री बराबर दीर्घ री आपकी हो गई। चलिए एक आध दो शब्दों को और तोड़ के देख लेते हैं। जैसे विधूदय, विधूदयः। अब इसको तोड़ना है तो हम देखेंगे एक दीर्घ कहाँ पे है। ठीक है, अगर दीर्घ संधि है तो कहीं ना कहीं दीर्घ हुआ होगा उसमें, तभी दीर्घ संधि बनेगी। अगर दीर्घ नहीं हुआ है तो दीर्घ संधि नहीं बनेगी।
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे दीर्घ है, तो जहाँ पे दीर्घ है वहीं से हम इसको तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं? जैसे ये ऊ है बड़ा, माने दीर्घ ऊ है, तो इसको हम 2 ऊ में तोड़ सकते हैं। अब दोनों में ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकता है, कौन सा होगा वो जब हम शब्द बनाएंगे तो वो हमारा शब्द बताएगा कि इसमें दीर्घ ऊ होगा या ह्रस्व ऊ होगा। तो इसी को हम 2 ऊ में तोड़ देंगे। एक ऊ इसके साथ आ जाएगा, विधु होता है कि विधु होता है? तो विधु होता है ना, कि विधु होता है। चंद्रमा की पर्यायवाची है विधु, तो क्या होता है उसमें? विधु होता है ना, विधु, विधु माने चंद्रमा, और विधु होता है तो बड़ा ऊ लगा दिए, और यहाँ पे ऊ निकलेगा तो उदय होता है कि उदय होता है? तो उदय होता है। तो विधु धन उदय, चंद्रमा का उदय है ना। तो इस प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं। और देख लीजिए एक तो रामावतारः, रामावतारः, देखिए 3 जगह पे दीर्घ हमको दिख रहा है। तो ये टूटेगा कहाँ से? यहाँ पे रामा में देखेंगे तो इसको अगर राम करें तो ये अवतार हो जाएगा। यहाँ से तोड़ देंगे तो ये र, और ये क्या? आमावतारी, ये शब्द ही नहीं बन पाएगा। यहाँ से तोड़ दें तो रामावत या रामावता धन आर, ये भी नहीं बन रहा है। तो ये कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा। क्या बनेगा ये? राम धन अवतार। देखिए अपने आप बन गया राम धन अवतारः, क्योंकि या तो इसको ह्रस्व कर सकते हैं या तो दीर्घ कर सकते हैं, और राम को दीर्घ करेंगे तो रामा बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है, राम शुद्ध शब्द होता है। और अवतार को दीर्घ कर देंगे तो अवतार हो जाएगा, तो अवतार भी शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अवतार होता है। तो इसलिए किसके तरफ हमको ह्रस्व करना है, किसकी तरफ दीर्घ करना है, ये आपका शब्द ज्ञान पर निर्भर करता है कि उस शब्द को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, राम कहते हैं कि रामा कहते हैं, अवतार कहते हैं कि अवतार कहते हैं, है ना। तो ये शब्द ज्ञान पर निर्भर करता है। तो ये हुई हमारी दीर्घ संधि। इस तरह से हम इसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे संधि करके दिया है तो संधि विच्छेद भी कर लेंगे, और संधि विच्छेद करके दिया है तो संधि भी कर लेंगे। और आइए देखते हैं, नदी धन ईशः, क्या हो जाएगा? ई मिलके एक ई हो जाएगी, और इसी में जब दीर्घ है तो ये ई अपने आप खत्म हो गई। इसी में दीर्घ है तो ये नदी धन सह जोड़ दिए, इसी में नदीशः। समझ में आ गया? इसी तरह से और सारे शब्द हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, जैसे महींद्र है। अब देखिए इसको जोड़े थे, अब इसको तोड़ेंगे, माने इसमें संधि किए थे, इसमें संधि विच्छेद करके देखेंगे। तो महींद्र है आपका, तो यहीं से पता चलता है यहाँ पे दीर्घ है, माने यहीं से टूटेगी। अब देखिए ये या तो मही होगा या तो मही होगा, ये या तो इंद्र होगा या तो इंद्र होगा। तो मही शुद्ध शब्द होता है कि मही होता है? तो ये मही होता है, मही माने पृथ्वी या धरती होती है, और ये इंद्र होता है, इंद्र नहीं होता है। तो 2 ई में तोड़ दिए, इधर दीर्घ ई और इधर ह्रस्व ई, तो मही धन इंद्र 2 ई में टूट गया। अब शब्द हमें पता था तो इधर हम ह्रस्व ई लगा दिए, इधर दीर्घ ई लगा दिए, जिसको लगाने से हमारा शब्द सार्थक बन जाए उसी शब्द को हम लगा देते हैं। और चलिए उदाहरण एक आध दो देख लेते हैं। मातृणः, देखिए मातृणः, देखिए ता में बड़ी री है, बड़ी री का मतलब दीर्घ ई, और जहाँ पे दीर्घ होता है वहीं से टूटता है शब्द, तो दीर्घ है। इसी को हम 2 री में तोड़ देंगे। एक री इसके साथ मातृ होगा कि मातृ होगा, तो मातृ होता है। एक री उसके साथ ऋण होगा कि ऋण होगा, तो ऋण होता है। तो ये दीर्घ री जो थी उसको हमने 2 री में तोड़ दिया, एक री इसके अंत में लगा दिए, एक री इस शब्द की शुरुआत में लगा दिए, तो दोनों री जो है हो गई। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ना और जोड़ना दोनों जान लिए। देखिए अब कवींद्रः, कवींद्रः है,
इसको हमको संधि विच्छेद इसमें करना है। तो संधि विच्छेद करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से इसका विच्छेद हो सकता है। तो उसके लिए आप देखिए जहाँ पे दीर्घ हुआ हो, दीर्घ संधि में तो वहीं से विच्छेद हो सकता है जहाँ पे दीर्घ हुआ हो, ठीक है। तो यहीं पे दीर्घ हुआ है, दीर्घ ई है। अब दीर्घ ई जो है वो 2 ई में टूटेगी, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ या ह्रस्व, दोनों ह्रस्व या दोनों दीर्घ, वो तो शब्द बनाने पर पता चलेगा। तो ये कवि है, तो कवि होगा कि कवि होगा, तो ये कवि नहीं होता, कवि होता है, तो कवि हो गया। अब ये इंद्रह बचा है, इंद्रह, तो इसमें भी एक ई जुड़ेगी, तो इंद्रह होता है कि इंद्रह होता है, तो इंद्रह होता है, ठीक है। तो कविधन इंद्रह बराबर कवींद्रह। इसी तरह से महीधन ईशः, महीधन ईशः, महीधन ईशः बराबर महीशः। देखिए 2 ई हैं, दोनों मिलके एक दीर्घ ई हो जाएगी और दीर्घ यहीं पे लगी है, तो ये की हटा देंगे आराम से बस। अगर यहाँ पे ह्रस्व होती तो इसी को दीर्घ कर देते, बाकी इसको हटा देते, है ना। तो 2 ई मिलके दीर्घ ई हो जाती हैं, महीशः हो गया। तो इस प्रकार हमारी दीर्घ संधि हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं हमारे स्वर संधि के जो अन्य भेद हैं उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।